नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या है नमो मंत्र? क्या है ये मंत्र जिसने पूरे देश को इस वक्त नमो नमो का जाप करने पर मजबूर कर दिया है? क्यों यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि उनको नमोनिया नहीं हुआ है? क्यों कांग्रेस ये कहने पर मजबूर है कि गोवा में कहीं नमोनाइटिस तो नहीं हो गया? कौन है ये नमो? किस तरह से बदल दी है इसने देश की राजनीति? क्या कुछ होने जा रहा है बीजेपी के अंदर? और आखिर नमो नाम का शख्स यानी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी भारतीय राजनीति पटल पर पिछले 12 सालों में आखिरकार ऐसा क्या क्यों छा गया? सवाल यह है कि आप उन्हें पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति की में उनकी ये एक खास विशेषता है। लेकिन ऐसा क्या था गोवा के अंदर कि आज से 12 साल पहले गोवा में नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाकर जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार काम करते हैं और उसके बाद 2002 के बाद जब 2013 में 11 साल बाद वो वापस गोवा पहुंचते हैं तो उनका एक नया राज तिलक होता है, वो भी कैंपेन कमेटी के चीफ के तौर पर, जो राज तिलक कल होने की पूरी संभावना है, जिसके संकेत बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दे दिए हैं। तो सवाल उठता है, क्या है नमो मंत्र और क्या हम जानना चाहते हैं इस नमो मंत्र के बारे में? सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अर्श से लेकर फर्श तक का सफर कैसे पूरा किया? भारत माता की। नरेंद्र मोदी की ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ 2002 के नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ आज के नरेंद्र मोदी। इन 12 वर्षों में हुलिया, चाल और चेहरा कितना बदल गया है ये साफ साफ दिख रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे मेहनत की है। ये नरेंद्र मोदी की साधना का फल है। अब 2002 की इन तस्वीर को गौर से देखिए। 2002 में गोवा की बीजेपी कार्यकारिणी में मोदी के लिए हालात अच्छे नहीं थे। मोदी पर 2002 के दंगों का दाग था। पार्टी ने तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने अपना फैसला टाल दिया और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। मोदी के सामने पहली चुनौती 2002 में आई। पार्टी इस उम्मीद के साथ मोदी की तरफ देख रही थी कि वो फिर से बीजेपी को गुजरात में जीत दिलाएंगे। मोदी ने बीजेपी के दिग्गजों को गुजरात बुलाया, उनके पांव छुए और पूरी आव भगत की। गुजरात में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। मोदी ने विकास को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसी आधार पर 2007 के चुनाव मैदान में कूदे। 2007 तक मोदी ताकतवर हो चुके थे। भारत माता की। 2013 में मोदी ने अपने बूते गुजरात में जीत दिलाई। पहली बार बीजेपी में किसी नेता ने जीत की हैट्रिक लगाई। इस हैट्रिक ने ही बीजेपी में मोदी का कद काफी बड़ा कर दिया। अब मोदी के सामने अपनी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बनाने की थी। मोदी गुजरात से निकले, कभी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया तो कभी दिल्ली और कोलकाता में कारोबारियों के सामने अपने विकास मॉडल की तारीफ की। मोदी ने अपनी पकड़ दक्षिण पर बनाने के लिए केरल के मठ का दौरा किया। अगले दिन मोदी हरिद्वार में संतों के बीच बैठे। मोदी ने राष्ट्रीय नेता बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही नहीं, एक तरफ मोदी ने संघ को साधा तो दूसरी तरफ संगठन में भी पकड़ मजबूत की। गोवा जाने तक मोदी अपनी बिसात बिछा चुके थे। मोदी के हक में जमात का दबाव दिखने लगा था। राजनाथ सिंह, मनोहर पारिकर, स्मृति ईरानी, अनंत कुमार जैसे पार्टी के और रामलाल जैसे संघ के नेता मोदी के साथ खड़े थे। आडवाणी के इनकार और उनके साथ खड़े लोगों के ऐतराज के बावजूद मोदी ने अपना रास्ता साफ कर लिया। सच कहें तो मोदी ने अपने लिए जो मिशन तय किया था उसे 12 साल बाद पूरा करने के करीब है। अब मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, घर के झगड़े के पीछे क्या चुनाव जीत पाएंगे मोदी? यतेंद्र शर्मा, गोवा, इंडिया न्यूज।
तो सवाल यह है, घर में झगड़ा है, संघ परिवार में झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ हर कोई खड़ा है। सुषमा बनाम नितिन गडकरी बनाम नरेंद्र मोदी बनाम सब कुछ बनाम संघ परिवार, ऐसा ट्वीट मनीष तिवारी ने किया था। और मनीष तिवारी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी को भी जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो मनीष तिवारी को जवाब क्या दे। हकीकत तो यह है, घर में झगड़ा है, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। चुनौती है 2014 के चुनाव को जिताने की। सवाल यह है कि घर के झगड़े के बीच क्या नरेंद्र मोदी चुनाव जितवा पाएंगे बीजेपी और एनडीए को? ये मान लिया जाए कि मोदी ने संघ और संगठन को साध लिया, ये मान लिया जाए कि मोदी अपने मिशन में कामयाब रहे, ये भी मान लिया जाए कि मोदी ने अपना रास्ता साफ कर लिया है, लेकिन कई बड़े सवाल अभी बाकी हैं। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी को लेकर पार्टी में झगड़ा खड़ा हो गया है। जिस नरेंद्र मोदी को कमान सौंपी जाएगी, उनके खिलाफ आडवाणी के नेतृत्व में कई बड़े नेता खड़े हैं। क्या इस झगड़े और विरोध के बीच नरेंद्र मोदी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे? क्या इस झगड़े के बीच नरेंद्र मोदी बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? यतेंद्र शर्मा, गोवा इंडिया न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल, घर के झगड़े के बीच क्या नरेंद्र मोदी चुनाव जिता पाएंगे बीजेपी को, एनडीए को? ये उनके सामने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। ये ऐसी चुनौती होगी जिसको पूरा करने की हर संभव कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन क्या अपनी स्टाइल के चलते, अपनी कार्यशैली के चलते, अपने चाल चेहरे और चरित्र के चलते बीजेपी और नरेंद्र मोदी मिलकर ऐसा कर पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, देश के अश्विनी चौबे जी। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले अश्विनी चौबे जी, आपके पास, घर में तो झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है, अभी तक झगड़ा निपटा नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप कमान सौंप रहे हैं, चुनाव जिता पाएंगे नरेंद्र मोदी जी? देखिए, कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राजनीति को आगे बढ़ाने में बराबर काम दे रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़े का मिसाल देकर के देश को भरमाया नहीं जाए। जहां पार्टी जो तय करेगी वही होगा, और जो पार्टी तय करती है निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता आम जनता को साथ लेकर के जमीन पर खरे उतरती है। देखिए चौबे जी, आपने जो बात कही उसको मैं आप फेस वैल्यू पर तो मान लेता हूं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता के घर चंदे कार्यकर्ता गए और प्रदर्शन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लाओ और आडवाणी जी आप रास्ता छोड़ो? ऐसा क्यों? क्या यही बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? क्या यही बीजेपी का परिवारवाद है? और क्या यही बीजेपी की संस्कृति है? नहीं नहीं दीपक जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो इस प्रकार के काम कर नहीं सकते। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय आडवाणी जी के घर पर प्रदर्शन किया, ये उचित नहीं है। माननीय आडवाणी जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, और जिन्होंने जनसंघ से लेकर के आज तक पार्टी को सींचने का काम किया है, और उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामना और उनके सहयोग से ही पार्टी और भी आगे चार चांद लगाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और श्री नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और कुशल मुख्यमंत्री हैं, और आज सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का नाम पूरे देश में सामने आ रहा है। और उनके नेतृत्व में अगर पार्टी तय करती है तो हम सभी कार्यकर्ता, जनता, जो भी पार्टी तय करेगी हम उसको पूरी तरह से निर्वाहित करेंगे। नरेंद्र मोदी मतलब चुनाव जिता पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से हमारा व्यक्ति नहीं, पार्टी में संगठन महत्व होता है। पहले देश, उसके बाद संगठन और तब व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति के नाते हमारा
केवल एक व्यक्ति चुनाव में पार्टी को जिता सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी संगठन अगर अपने मजबूती से करेगा, नेतृत्व जो होता है वो हमें मार्ग दिखा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें केंद्र जो भी नेतृत्व सौंपेगी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी एक कुशल प्रशासक के रूप में खरे उतरे हैं। हैट्रिक उन्होंने गुजरात में लगाया है और देश में उनकी पूछ आगे बढ़ी है और सबको मिला करके लेकर के चलने का क्षमता भी उनमें है। तो मुझे विश्वास है कि आगे अगर पार्टी कोई भी उचित निर्णय लेगी किसी के बारे में भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हमारे राष्ट्रीय नेता, तो हर लोगों में ये क्षमता है और हर लोग प्रधानमंत्री के लिए लायक उम्मीदवार में से हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए चौबे जी, बड़ी बात आपने कही है मीम अफजल साहब। 2014 में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी और आपका पत्ता अभी से कटने जा रहा है, ऐसा लग रहा है चौबे जी की बात सुन के। चौबे जी की बात मैंने बड़े गौर से सुनी। अभी तो वो दिल्ली, फारसी में कहावत है दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। और आज जो कुछ हो रहा है पूरे देश के अंदर, जिस तरह छीछा लेदर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसका सारा मुजाहरा आज हिंदुस्तान का हर टीवी चैनल दिखा रहा है। और आवाम के अंदर, लोगों के अंदर एक अफसोस जाहिर किया जा रहा है कि जिस पार्टी में मोदी जैसे लोग अपने मेंटर को, जिन्होंने उनको बनाया, अगर उनका ये हशर कर सकते हैं तो ये मिलकर के पार्टी देश का क्या हशर करेगी, ये समझ लेना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं। अभी तो आपने सिर्फ मुजाहरा दिखाया जिसको उन्होंने मना कर दिया चौबे जी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं थे। उनसे पकड़ करके पूछा गया, बाकायदा उन्होंने कहा हम बीजेपी के लोग हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्विटर पर अडवाणी जी के बारे में बीजेपी के लोग जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ही शर्मनाक हैं और बहुत अफसोस होता है। मैं भी इत्तेफाक से पार्लियामेंट में रहा हूं, अटल जी के साथ राज्यसभा में रहा हूं और अडवाणी जी के साथ भी एक 2-3 कमेटियों में मैंने काम किया पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे नेता जिनका हमारा एक व्यक्तिक, यानी उनसे पॉलिसी पर इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी आइडियोलॉजी से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसने सीनियर लीडर्स के साथ अगर ये सुलूक हो रहा है तो ये इस पर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि एक कहावत है। मीम अफजल साहब, आज तो लालकृष्ण आडवाणी जी आप तमाम पार्टी नेताओं को बड़े अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो रेणुका चौधरी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मीम अफजल हो। आपको एक बात बताऊं, एक दिन में क्या हो गया कि आडवाणी जी इतने अच्छे लगने लगे? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आडवाणी जी अच्छे लग रहे हैं, ना ही मैंने इस तरह की प्रशंसा की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी पार्टी में कोई भी हो, अगर सीनियर लीडर कोई है और उसके साथ ये सलूक होता है तो इसका असर तो सभी पर होता है। जहां तक हमदर्दी की बात है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि आडवाणी जी हों या मोदी जी हों या कोई हो, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से इख्तिलाफ है वो पॉलिसी की बुनियाद पर है। चाहे कल मोदी जी आ जाएं, चाहे कोई आडवाणी जी आ जाएं, कोई भी आ जाए, उन्हें अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलना है, हमें अपनी पॉलिसी के हिसाब से। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी के आने की संभावना है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप ये मान रहे हैं कि मोदी के आने की संभावना है? हमारी संभावना से कुछ नहीं होता, ये तो उनके अंदर वहां लोगों को तय करना है, लेकिन अवाम जो फाइनल फैसला करेंगे वो सब कुछ देख रहे हैं बड़े गौर से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और आपके माध्यम से बहुत चीजें सामने भी आ रही हैं। दीपक जी, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संघ परिवार के अंदर सबसे बड़ी जो बात की जाती है वो डिसिप्लिन की बात की जाती थी। अब देख लीजिए आप क्या डिसिप्लिन है इनका। आज ही मेरे ख्याल में उसके ताने बाने भी कहीं जुड़े हुए हैं, जो अभी राजस्थान में हुआ, किस तरह से वहां कुर्सियां उछाली जा रही थी, किस तरह से वहां लड़ाई हो रही थी। हमारी तो शायद इत्तला ये है कि इसका भी ताल्लुक उसी से है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सब। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं। कभी राजनाथ जी डिफेंड कर रहे हैं, कभी जावड़ेकर जी साहब डिफेंड कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि जी वो बीमार हैं, वो नहीं आए, ये हुआ। एक छोटा सा काम कर सकते थे आडवाणी जी कि किसी भी
टीवी चैनल को घर पर बुला करके एक लाइन का स्टेटमेंट दे सकते थे कि जो कुछ वहां हो रहा है मैं उसके साथ हूं और मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं वाकई बीमार हूं और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, तो मामला साफ हो जाता। लेकिन अडवाणी जी कुछ बोल नहीं रहे, बाकी सब जो हैं वो बोल रहे हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, सब उनको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे कहने से कुछ नहीं होता है, जो चीज है वो सबके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इमेज 2 दिन में जमीन पर आया है, उसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिनों में हो जाएगा। और मैं आपको ये बात कह दूं कि आपने भी ये बात, चलिए आता हूं अफजल साहब, मी अफजल साहब आपके साथ आता हूं, अभी तो बड़ा वक्त है हमारे पास, एक एक करके जवाब ले लेते हैं अश्विनी चौबे जी से। अश्विनी चौबे जी, मीम अफजल साहब का साफ साफ आरोप है कि 2 दिन में आपको जमीनी हकीकत पता लग जाएगी। 2 दिन के अंदर, जो 2 दिन में पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। आप एग्री करेंगे उनकी इस बात से? भाई, मीम अफजल साहब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने अनुशासन को कितना माना है, कितने अनुशासनशील कांग्रेस के लोग हैं, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता उठा के पटक दिए जाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं बाहर से आई हुई एक ऐसी मातृशक्ति जो कांग्रेस के बड़े बड़े पहलवान को चित्त कर देते हैं। और अब तो वो गया, अब तो दूसरा एक नया गांधी आ गया है। इनको पहले पूछिए कि कांग्रेस के लोग पहले कितना अनुशासित है और कितना बड़े लोगों का कद्र करते हैं। अगर कांग्रेस के चरित्र में, उनके चेहरे चाल और चरित्र में अंतर है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, देश में सबसे समर्पित पार्टी, राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाला। हम एक एक कार्यकर्ता देश के लिए मरते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। चौबे जी, आपके कहने से देश के ये भारतीय, जो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ इरशादात किए हैं, मैं इसका सबका जवाब दे सकता हूं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर कुछ भी हो हमारे यहाँ, उससे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप सड़कों पर जो जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सड़कों पर जो हो रहा है उसकी इजाजत आपको, अगर आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेके ये सब कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से मुझे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे देश की जनता का आशीर्वाद मिला है, आगे देश की जनता से प्रमाण पत्र तो दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद तो दिखाई दे रहा है, देश की जनता का आशीर्वाद तो दिखाई दे रहा है। यही बात कर रहे हैं, चुनाव जिता पाएंगे मोदी। हम वही बात कर रहे हैं, क्या झगड़े के बीच चुनाव जिता पाएंगे मोदी? नीरज कुमार जी, क्या झगड़े के बीच चुनाव जिता पाएंगे बीजेपी को मोदी? क्योंकि आपका और बीजेपी का तो अलायंस है, तो बिहार में भी आएंगे वो प्रचार करने। अब अरे नहीं, दीपक जी जिन्होंने जिम्मेवारी दी है उनसे सवाल पूछिए ना। बिहार की जनता ने तो 3/4 जनादेश दिया और बिहार में भी मोदी जी एक है, सुशील मोदी जी। तो बिहार को आउटसोर्सिंग की जरूरत है। अरे बिहार में साझा नेतृत्व, अरे आपको पता नहीं है, वो वाले मोदी जी आज नरेंद्र मोदी की गोदी में जाके बैठ गए। नीरज कुमार जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज सुशील मोदी, जो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी थे, वो 40 मिनट जाके नरेंद्र मोदी की चालीसा करके आए हैं। उनको हुंकार रैली में आने का निमंत्रण दे के आए, वो भी पलट गए, वो भी अब आपके साथ नहीं बचे हैं। अभी तो देखिए अश्विनी चौबे जी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे दल के नेता है क्या? हम तो ये समझते हैं कि अगर दीपक जी जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, दीपक जी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कि उनके गोद में बैठे नहीं बैठे उनका मामला है, लेकिन जो बिहार के मोदी जी हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत मिला और जिनके गोदी में बैठे उनका सीट घट गया। उनका सीट 2007 में कितना था, 2012 में कितना निकल आया? भाई तो ये बिहारी स्वाभिमान अगर जगह है और बिहार के मोदी जी इतने प्रभावी हैं, हमको लगता है बिहार के तमाम लोग, चाहे एनडीए के दोनों घटक दल के लोग, इस बात को महसूस करते हैं कि बिहार में सक्षम नेतृत्व सुशील मोदी जी का है। इससे कहां इनकार कोई कर रहा है? अब कौन किसके गोद में बैठ रहे हैं ये उनके चिंता का विषय है। हमारे लिए तो हम तो समझते हैं कि हमारा बिहार के जो मोदी जी हैं वो सक्षम नेतृत्व उनका है। बिहार के मोदी अभी तक नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते थे ना, वो बैटिंग करेंगे नरेंद्र मोदी के लिए, नीरज जी।
दीपक जी, बिहार में आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है। बिहार में सक्षम नेतृत्व है और बिहार में ये करके दिखाया है। आउटसोर्सिंग नहीं, मैच फिक्सिंग थी। किस बात? आउटसोर्सिंग नहीं, मैच फिक्सिंग थी नहीं, नीरज किस कुमार की बात का? बीजेपी और जेडीयू में। वहां कहते थे सुशील मोदी की बीजेपी, जेडीयू चुनाव लड़े, चुनाव परिणाम परिणाम हमारे। अश्विनी चौबे जी से ही पूछ लेते हैं, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अश्विनी चौबे जी ये बोलते थे ना, सुशील मोदी की बीजेपी, नीतीश कुमार की बी टीम है। अब इसको खंडन मत करिएगा। हेलो, देखिए, सुशील मोदी जी हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और सुशील मोदी जी पार्टी के हैं और इसलिए पार्टी जो निर्णय करेगा वो सुशील मोदी को भी मानना पड़ेगा, श्री सुशील मोदी के साथ साथ सारे कार्यकर्ता को मानना पड़ेगा और इसलिए पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। जहां तक निर्णय वो वही कराते थे ना जो नीतीश कुमार चाहते थे। दल का बात है, निर्णय तो वो वही कराते थे जो नीतीश कुमार चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। नीतीश जी का हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे एनडीए के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री और कुशल मुख्यमंत्री के रूप में वो शासन कर रहे हैं। हम लोग उनके कैबिनेट के सहयोगी मित्र हैं, मंत्री हैं और 74 आंदोलन से हम लोग साथ रहे, साथी हैं। तो मुझे नीतीश जी के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे नीरज जी जो बताया उन्होंने कि बाहर से किसी प्रकार की एक्सपोर्ट की या आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है, तो नीरज जी हमारे बड़े निकटतम मित्र में से है, हमारे पूरे एनडीए के साथी हैं। मैं केवल इतने कहूंगा कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, आगे भी रहेगा। यहां कोई आउटसोर्सिंग की बात नहीं हो रही है और ये इससे घबराने की जरूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये तो चाहते ही नहीं नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए, ये तो चाहते ही नहीं नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ गठबंधन है, किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ये एनडीए का पुराना गठबंधन है, आगे भी रहेगा और इसलिए इस गठबंधन को किसी व्यक्ति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा जैसा कि अभी हुआ। साहब आप दोनों की बात सुन के अफजल साहब आप दोनों की बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं सीधे चलूंगा इनके सिंह साहब के पास, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इनके सिंह साहब, बड़ा पते का सवाल है आज का, क्या घर के इन झगड़ों के बीच मोदी चुनाव जिता पाएंगे? क्या बीजेपी इस हाल में है कि वाकई चुनाव भी लड़ ले, एनडीए को भी साथ लड़ ले, 272 भी ले आए? दीपक, ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट है। जो कुछ भी हो रहा है बहुत इतना सिंपलिस्टिक जो अश्विनी कुमार चौबे ने कर दिया है, इसका डेफिनेशन ऐसा है नहीं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, चीजें वो भी समझ रही है। आडवाणी जी बात बात पर ट्वीट करते हैं, इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। जो मीम अफजल साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। जहां तक आपका सवाल है, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिछले 14 साल में सर मैं एक मिनट रोकूंगा जी। एक जानकारी देना चाहूंगा कि आडवाणी जी आज अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, लेकिन वो न नरेंद्र मोदी पर है, ना वो बीजेपी के अंदर चल रहा है उस पर है, वो किसी तीसरी चीज पर है। तो हाँ, उस पर भी हमारी दिलचस्पी रहेगी, वो क्यों सामने नहीं आए, इस पर आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। अब आप आगे कह सकते हैं जी। पिछले 14 साल में अगर आप देखिए साइकोलॉजिकली, तो बीजेपी ने अपना जबरदस्त जनाधार खोया है। 25.58% जो 1998 में मिला था बीजेपी को, उससे हर साल हर इलेक्शन में घटता गया और यहां तक कि 18.5 पे आके 2009 में रुक गया। इसका मतलब हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया है। ऐसे में बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है मोदी को लाने के सिवा। नरेंद्र मोदी को लाना उनकी मजबूरी है, संघ की मजबूरी है, क्योंकि आडवाणी को ट्राई कर लिया गया, वाजपेयी जी भी 2004 में थे, उनको भी ट्राई कर लिया गया, फेल हो गए जबकि दोनों। तो इस समय एक विकल्प के रूप में मोदी को लाया जा रहा है। मोदी के 4 पॉजिटिव्स हैं। पहला यह है कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा यह है कि डेवलपर, विकास बहुत अच्छा करते हैं, तीसरा यह है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और चौथा है कि टेररिज्म खत्म करने में इस आदमी का रोल रहेगा। मिडिल क्लास को, जो इंडियन मिडिल क्लास है जो काफी स्वेल कर रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए ये चारों चीजें बहुत अच्छी मानी जाती हैं जो मोदी के फेवर में जाती हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि जैसे ही मोदी का ये चेहरा आप लेके आएंगे
ठीक बगल में संघ खड़ी है जो हर तीसरे दिन कहती है मोदी अपना ही बच्चा है, अपना ही स्वयंसेवक है। जैसे ही मोदी के साथ संघ खड़ी दिखाई देगी, वहां पे उनका 2002 का चेहरा आ जाएगा। इसलिए शर्त मोदी की सफलता की यह है कि संघ आसपास भी नजर ना आए। अगर उसको सपोर्ट देना है तो कैडर के रूप में दे, लेकिन मंच के रूप में साझा ना करे। संघ अपने एजेंडा को इस समय कुछ दिनों के लिए भूल जाए। यह बात सही है कि 18% से 26% पे ले जाना बहुत बड़ा काम है। विश्वास नहीं होता है कि मोदी, हालांकि मंच के जादूगर हैं और मासेज में अपील है, कैडर में अपील है। ठीक है, बीजेपी के लीडर्स उनसे नाराज हैं, लेकिन कैडर में अपील है। लेकिन क्या मोदी इतना बड़ा टर्न अराउंड कर लेंगे, ये बात अभी थोड़ा संशय का विषय है। एक बात सही है जो आपने पूछा, अगर 200 सीटें मोदी के आने से आ जाती हैं तो ये सारे एलाइज घुटनों पे आ जाएंगे, ये सजदा करके आएंगे। आज जो कुछ ऐतराज है मोदी को लेके, सिर्फ ये मान के है कि मोदी अगर 150 तक लाते हैं तो मेरे पास ये आएंगे ही। लेकिन जिस दिन मोदी 200 लाते हैं, ये सारे प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी खत्म हो जाएगी और ये सारे एलाइज एक साथ आके और अपने बीजेपी के टर्म्स पे आ सकते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या मोदी इस हालत में है कि 8% वोट बढ़ा ले, 18.5% से 26 के आसपास ले आए। 26 अगर लाते हैं तो ये बात तय है कि 200 सीटें आ सकती हैं। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसकी शर्त यह है कि मोदी को आप फ्री कंप्लीट फंक्शनल लीवे दीजिए, उसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम दीजिए। मोदी सेलेक्ट करें, टीम रखे, चुनाव खर्च करे, चुनाव डिसीजन ले। यही मुश्किल है कि मोदी ये मांग रहे हैं। लेकिन शायद जो मोदी के डिट्रैक्टर्स हैं पार्टी में, एक उनका डर यह है कि एब्सोल्यूट पावर मोदी को हमेशा डिक्टेटर बना देता है। ये मोदी का हिस्ट्री रही है। तो जो डर है वो संघ को भी है कि अगर मोदी आएंगे तो हो सकता है कि पलट के कहें ये संघ कौन है। लिहाजा संघ को भी ये डर है, आडवाणी को भी डर है और एक बड़े वर्ग को बीजेपी के डर है कि मोदी डिक्टेटर हो सकते हैं। क्या मोदी अपने को चेंज कर पाएंगे, ये मुझे लगता है कि देखने का सवाल है। लेकिन ये तो दूसरा सवाल होगा ना, पहले क्या जिताने की हालत तक ले जाएंगे? मीम अफजल साहब, यही सवाल आपसे, क्या इन झगड़ों के बीच मोदी जिताने की हैसियत रखते हैं, राजनीतिक हैसियत रखते हैं बीजेपी और एनडीए को? देखिए, अभी सिंह साहब ने जो विश्लेषण किया, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता। पहली बात तो ये कि मोदी की आज भी जो पोजीशन है, मैं इससे पहले भी शायद आप ही के चैनल पे एक बात कह चुका हूं कि अभी 4 स्टेट में चुनाव हुआ, चाहे वो 1 सीट पर हुआ या 2 सीट पर हुआ या 6 पर हुआ, वहां सिर्फ मोदी सिर्फ गुजरात जीते हैं। बिहार में हमारे भाई बैठे हैं, जनता दल के यू, और दूसरे साहब भी बिहार से ही शायद उनका ताल्लुक है। तो वो जो हार है वो खाली नीतीश कुमार की हार नहीं है, वो मोदी की भी हार है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और आज मोदी को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बताया जा रहा है, इसलिए उनकी भी हार है। यूपी के अंदर 1 सीट थी, वो भी हार है, और जो बंगाल में हार है वो भी हार है। तब देखिए, गुजरात में कांग्रेस की हार भी, कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल की हार हुई। मैं तो देखिए, कांग्रेस की हार, कांग्रेस तो अपनी हार को कबूल किया है और हम उसको एक्सेप्ट, उसको आप दोहराने का कोई फायदा नहीं। मैं तो, वो लोग जो दावा कर रहे हैं किसी को, हमने तो कोई दावा नहीं किया ना। जो लोग दावा कर रहे हैं, मैं उनकी हालत बताना चाहता हूं कि गुजरात के बाहर कहीं नहीं है। अभी कर्नाटक हारे हैं, अभी 3-4 स्टेट्स और हैं, आप देखिएगा उसके नतीजे। मेरा ये मानना है कि मोदी कहीं आप पार्टी को इनकी आगे लेके जा नहीं रहे हैं। हाँ, ये बात सही है सिंह साहब की कि उनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, वो उन्होंने अपनी पार्टी में दिखाया है। उन्होंने गुजरात के लोगों के साथ डिक्टेटरशिप दिखाई है। उन्होंने अपनी मर्जी से कानून को हाथ में लेकर के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के अलावा जो उन्होंने किया 2002 में, क्या हिंदुस्तान के लोग उसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। और एक बात मैं कह दूं आपको दीपक जी, इस देश के अंदर आज भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी हिंदू जो हैं, उनकी मेजॉरिटी आज भी सेकुलर है। अगर वो सेकुलर नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज कहीं दिखाई नहीं देती। दीपक, बड़ी अच्छी बात मैं आपको ये बात कही है, मैं इस पे जरा जोड़ना चाहूंगा। मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए। मेजॉरिटी कम्युनिटी लिबरल है और इसका सीधा प्रमाण है कि बीजेपी के लाख चीजों को कॉमनलाइज करने के बावजूद अगर आप देखें तो पीक जो वोटर परसेंटेज रहा है वो 25.56 रहा है। इसका मतलब है कि लिबरल
अगर बीजेपी लिबरल फेस नहीं लाती है तो मेरे ख्याल से जीतना मुश्किल होगा। बड़ा अच्छी बात मैं यही बात कह रहा हूं कि इस देश के अंदर आप एक बात देखिए, अडवाणी जी का इमेज उस वक्त क्या था जिस वक्त अटल जी आए? देश ने एक्सेप्ट नहीं किया अडवाणी जी को, हालांकि बहुत बड़े नेता थे और दावेदार भी थे, आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन लोगों ने अडवाणी जी को इसलिए एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी में वो एक लिबरल फेस थे, कम से कम अपने ख्यालात की वजह से, जैसे उन्होंने कहा की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि इस देश का एक मिजाज है और उस देश के मिजाज को कोई मोदी बदल नहीं सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा ये यकीन इतना पुख्ता है कि इससे कोई हमको हटा नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी भी ये समझती है कि जिसका जवाब जी जिसका जवाब अश्विनी चौबे जी से लेते हैं। अश्विनी चौबे जी, देश का मिजाज सेक्युलर है और ये सेक्युलर मिजाज नरेंद्र मोदी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ताल ठोक कर दावा है मीम अफजल साहब का। देखिए दीपक जी, भारत की संस्कृति ही पूरी तरह से धर्म सापेक्ष है और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष की बात, धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, धर्म सापेक्ष होता है। भारत का एक एक हिंदू हिंदुस्तानी है, एक एक नागरिक भारत का वो सेकुलर है और इसलिए ये सेकुलर का परिभाषा ये हमें ना बताए। कांग्रेस के लोग जो स्वयं सांप्रदायिकता के आग में और जलते रहे, जलाते रहे, वो हमें सेकुलर की परिभाषा ना बताए। सेकुलर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी आरोग्य रहे, सभी भद्र हो, सभी पीड़ित मानवता की सेवा में एक दूसरे का सहयोग करें, ये भारत की संस्कृति है और हमारी संस्कृति महान है। जिस बात की बात ये कह रहे कि 2002 में नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2002 के अंदर अगर नरेंद्र मोदी ने, अगर वो चेहरा उनका था तो आज उनको वहां मुसलमानों ने भी वोट दिया, मुसलमान भी आज उतनी ही संख्या में उनको बहुत बढ़िया आपका दावा है, कद्र करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से जो दावा, मैं गुजरात गया था, मैंने गुजरात में बिहार दिवस मनाया गया था और वहां पर बड़ी संख्या में गुजराती मुसलमान भाई हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में आए थे। मैं चुनाव के दौरान भी गुजरात गया था, वहां भी देखा मैंने वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर, जो वैसे वैसे मोहल्लों में, वहां भी मैंने देखा जी इतनी सपोर्ट होने के बावजूद वो नरेंद्र मोदी जी एक मुसलमान के हाथ से टोपी पहनने को तैयार नहीं है। अफजल साहब टोपी पहनने की बात नहीं है, हमारा दिल टोपी है। हम टोपी पहन के नौटंकी नहीं करते, ये दिल हमारा टोपी है, हम दिल से मानते हैं। जो दिल में है वो सामने दिखाई देता है आपका। हर भारतीय हमारे उसी साथ है और ये हमें सेकुलर की बात अफजल साहब आप बताएंगे, कांग्रेस के लोग बताएंगे, तब हम सेकुलर की बात, हमें सेकुलर की सर्टिफिकेट कांग्रेस और आप सबसे नहीं। लोकसभा के चुनाव में कितने संस्कृति को, महान संस्कृति, कितने अकलियत के लोगों को आपने टिकट दिया, जरा मुझे बता देंगे आप। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कभी भी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। हिंदू इस देश की जीवन जीने की पद्धति है, इस बहस को ऑफ लाइफ हम लोग मोदी पे ही कंफाइन करें तो अच्छा रहेगा। हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। हिंदुस्तान वही मुझे लग रहा है कह रहे हैं कि हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ। हम धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता की बहस पे जा रहे हैं। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे संक्षेप में जवाब चाहिए। अफजल साहब ने इसको छेड़ा। जी दीपक, आप कुछ कह रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, दोनों का अच्छा। जी मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या मोदी में इतनी कुव्वत है कि वो बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना पाए? क्योंकि हम 272 की तो बात ही नहीं कर रहे। बड़ा सारगर्भित सवाल है। देखिए एक चीज है, जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में या पिछले 5 साल में जो लैप्सेस रहे हैं, रैम्पेंट करप्शन, जबरदस्त करप्शन जो केसेस हैं, और मिडिल क्लास जो एक आया है, तो आप याद रखिए कि 18 से 23 साल के 10 करोड़ नए लड़के चुनाव में मतदाता बनने जा रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, वो एक अच्छा शासन चाहते हैं। तो जो कांग्रेस के लैप्सेस हैं वो हमारे ख्याल से आया है, मैनिफेस्टेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीम अफजल साहब भी शायद उसको इनकार ना करें। जो इन्फ्लेशन है,
करप्शन है, ये सारी चीजें नेगेटिव कांग्रेस की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में एक 10 करोड़ नए लड़के जुड़ रहे हैं वोटर के रूप में, नेचुरली वो एस्पायर करेंगे कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर आए। उनको इससे मतलब नहीं है कि मोदी डिक्टेटर है कि नहीं है। डिक्टेटर की प्रॉब्लम हमारी आपकी हो सकती है, हम लोग मीडिया में हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन जो सर्वाइवल जिनके लिए है उनके लिए मोदी एक अच्छे प्रशासक हो, एक डेवलप करे। अगर ये इमेज, मैं ये नहीं कर रहा हूं सच है, लेकिन अगर ये इमेज प्रोजेक्ट हो गई है और ये मोदी के लिए एक पॉजिटिव चीज है, तो नेचुरली मोदी उसको कैश करा सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि मोदी इसके लिए कहीं उनका जो 2002 का चेहरा है वो कांग्रेस सक्सेसफुली लेना है, उसके लिए एक ही शर्त है कि संघ आसपास कहीं खड़ा ना दिखाई दे। अब आप देखिए, परसों की बात है, मोहन भागवत जी ने अपना जो शिक्षक वर्ग का 3 साल हो रहा था उसके संबोधन में कहा कि रूलर को चाहिए, जो सत्ता में बैठे हैं उनको चाहिए कि हमारे वैल्यू सिस्टम को फिर से प्रतिस्थापित करें। अब अगर मोदी आते हैं और यही दबाव रहा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इवन लिबरल हिंदू भड़क जाएगा। लिहाजा मोदी के सफलता की शर्त यही है कि संघ आसपास कहीं दिखाई न दे। मुझे नहीं लगता है कि संघ इतना अपने को पीछे खींच पाएगा। ये दो तीन वेरिएबल्स हैं, अगर ये हो जाए तो एस्पायरिंग इंडिया को मोदी भाते हैं। मोदी एक वो गैल्वेनाइज कर सकते हैं सोसाइटी को, एक बेहतर शासन की जो तमन्ना है लोगों की, मेरे ख्याल से वो दे सकते हैं। ऐसा उनको लगता है, दे ना पाए या दे दे, ये एक अलग बात है। नीरज कुमार जी से पूछते हैं। नीरज कुमार जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या मोदी जिता पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जीतेगी तो एनडीए आएगी, एनडीए आएगी तो जेडीयू भी सरकार में आएगी। मोदी में इतनी ताकत है? अब देखिए, जो तय कर रहे हैं वो ताकत का एहसास उनको हुआ होगा दीपक जी। हम तो आपको बिहार के संदर्भ में हमने चर्चा की। दूसरा प्रश्न कि हमारी समझ है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विराट व्यक्ति को भी 24 पार्टियों का गठबंधन करना पड़ा। आदरणीय एनके सिंह साहब ने अभी परसेंटेज ऑफ वोट के बारे में कहा कि इतना वोट बढ़ना चाहिए और एक लिबरल फेस चाहिए। ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि एनडीए का विस्तार किए बिना दिल्ली हासिल नहीं हो सकता जो स्थिति है, और आपको एनडीए का विस्तार करने के लिए जो मान्य फलक है उस पर चर्चा करनी होगी कि आखिर देश किस रास्ते पर जाएगा, देश को वैकल्पिक कौन सी नीतियां चाहिए। केवल भावना के आधार पर, भावना को पैदा कर करके आप वैकल्पिक आधार राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह कटु सच्चाई है इस देश के लिए। कटु सच्चाई है, बड़ी कटु सच्चाई। बोलिए अश्विनी चौबे जी, यहां पर बड़ी बात, एनडीए को नहीं जोड़ पाएंगे नरेंद्र मोदी, साफ साफ कह रही है जनता दल यूनाइटेड। ऐसे हालात में एनडीए और बड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ 4 पार्टियों तक सिमट कर रह गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति में सबसे सफल सिद्ध हुए और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ वो गठबंधन सार्थक गठबंधन के रूप में सबसे सफल गठबंधन इस देश के अंदर सिद्ध हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन करती है तो किसी व्यक्ति के कारण नहीं, पार्टी के कारण। और पार्टी में हमारे नेता हैं, नेता का महत्व है, नेता के प्रति हमारा रुझान हो सकता है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से संगठित रूप से सामूहिक नेतृत्व के साथ पार्टी आगे बढ़ती है। और इसलिए हमारा पार्टी कोई इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, कोई हमारा प्रादेशिक या किसी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम पार्टी के नेतृत्व को भी महत्व देते हैं, नेताओं को भी हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारा कार्यकर्ता जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है इस राष्ट्र के लिए समर्पित है, इस पार्टी के लिए समर्पित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, कोई भी साहब तो बोलते हैं हमारे जो भी पार्टी देगी हम उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और आगे एनडीए को और सशक्त बनाएंगे। हाँ जी दीपक जी। चौबे जी, मैंने तो नरेंद्र मोदी के बारे में यही सुना है, जितना मैं जानता हूं वो तो सिर्फ यही कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ना मेरे आगे कुछ है, ना मेरे ऊपर कुछ है, ना मेरे दाएं कुछ है, ना मेरे बाएं कुछ है, ना मेरे नीचे कुछ है, जो कुछ है मैं ही हूं, मैं हूं एकाकार, मैं हूं निराकार। नहीं दीपक जी, ये सोच आपका बिल्कुल ही निराधार है। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐसी सोच मत पालिए।
जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, और इसी कारण लोकतंत्र के विश्वास के कारण ही वो आगे आज तक बढ़ते रहे हैं। आज तक विकास को उन्होंने आगे रखा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे हैं, और निश्चित रूप से सांप्रदायिकता को भी तोड़ने का काम मोदी ही कर सकते हैं। इस देश के अंदर सर्वधर्म संजय जोशी को भी निकालने का काम मोदी ही कर सकते हैं। जो टूटन है वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर सकता है। दीपक जी, मैं अगर आप वही कह रहा हूं, संजय जोशी को निकलवाने का काम भी मोदी कर सकते हैं। एक मिनट अफजल साहब, मैं भी आ रहा हूं। संजय जोशी को निकलवाने का काम भी मोदी कर सकते हैं। संजय जोशी को निकलवाने का काम भी मोदी ही कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अरे भाई देखिए, कौन किसको निकालता है ये पार्टी का विचार है, पार्टी का प्लेटफॉर्म है, पार्टी की नेतृत्व तय करता है, कोई व्यक्ति तय नहीं करता। चलिए, कोई व्यक्ति तय नहीं करता, मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन जन्नत की हकीकत क्या है ये सबको पता है। मीम अफजल साहब, विश्लेषण से सहमत है जो अश्विनी चौबे ने दिया है मोदी के बारे में कि दीपक जी बिल्कुल उनसे ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाला नेता कोई पैदा नहीं हुआ है? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं आपसे एक दो बातें कहूंगा। देखिए, बिहार में मोदी जी को घुसते हुए उनके सहयोगी देखना नहीं चाहते। जो दूसरे सहयोगी हैं महाराष्ट्र वाले, वो भी उनके खिलाफ हैं। अभी सिर्फ अकाली दल से टेस्ट होना बाकी है। जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो हम देखेंगे कि अकाली दल के लोग मोदी जी को अपने यहां कैंपेन में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। तो अभी 4 रह गए हैं, 22 पार्टियों से या 23 पार्टियों से 4 पे आ गए हैं। 4 में से भी 2 इनके खिलाफ हैं, एक इनके लिए खामोश है, लेकिन खुल करके आज उनकी सपोर्ट मोदी के लिए नहीं है। तो मोदी जी की सपोर्ट कहां है? अगर एनडीए है, ये एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए तो कहीं नजर ही नहीं आता मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। और दूसरी बात, अभी आपने जोशी जी की बात कही कि जोशी जी को निकालने वाले वो थे। अरे साहब, अडवाणी जी को निकालने की तैयारियां कर रहे हैं लोग, यशवंत सिन्हा को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, जसवंत सिंह को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टेज है वहां पर भी मोदी जी बहुत सारे लोगों के खिलाफ हैं। ये लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। और आप ये देखिए कि जिस वक्त बिहार का रिजल्ट आया, दोनों यानी नीतीश जी भी और मोदी जी भी दिल्ली के अंदर थे। नीतीश के रवैये में किसी हद तक दोनों ने देखा कुछ नरमी आई है, लेकिन मोदी जी का अहंकार यह था कि उन्होंने बात भी नहीं की उनसे। जबकि अगर वो देश के नेता बनना चाहते हैं या वो एनडीए को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वहां उनके जो सहयोगी थे, सबसे पहले उनसे जाकर उनको हाथ मिलाना चाहिए था। पिछली बार उन्होंने हाथ मिलाया था खाली और आगे बढ़ गए थे। इस बार तो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कि इस छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी किस्मत को कहां लेके जाना चाहती है? और आपने सही कहा, डिक्टेटर वो ये नहीं मान रहे कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सीधी सी बात यह है कि वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इनके हाथ में दे दे और फिर इसके साथ वो वही सलूक करे जो भारतीय जनता पार्टी में के मुखालिफ ग्रुप के साथ वो गुजरात में पहले कर चुके हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। और उसके अंदर चाहे अडवाणी जी आए या कोई भी आए, सबका हशर एक जैसा होने वाला है। सबका असर एक जैसा होने वाला है। नीरज कुमार जी, क्या आप नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तानाशाह मानते हैं? तानाशाह है नहीं है वो तो हमारी सहयोगी पार्टी तय करेगी ना। अरे हमारे दल का मामला है, उनका व्यवहार क्या है, अंदरूनी व्यवहार, और जो परिस्थितियां, जिस बात की चर्चा दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चर्चा बार बार कर रहे हैं, भाई देश अनुभव के आधार पर उन्होंने जिम्मेवारी कुछ तय करने का मन बनाया होगा। तो झारखंड में चुनावी अभियान हुआ, कर्नाटका में चुनावी अभियान हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, नतीजे भी पूरा देश की जनता जानती है। भाई ये उनका मामला है, कैसे सदव्यवहार है, क्या उनका मामला है, तानाशाह है नहीं है, लिबरल है नहीं है, वो तो तय करेंगे, वो लोग तय करेंगे, हम कौन तय करने वाले होते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा, वैसे आप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इशारों में खुल के ही बोल दीजिए इस बात को, खुल के ही बोल दीजिए इस बात को।
नीरज कुमार जी, आप क्यों डरते हैं? जनता दल यूनाइटेड में आपकी कुर्सी सुरक्षित है। अरे जनता दल यू दीपक जी, 1.5 वर्ष पहले हमने देश की जनता के सामने अपना नजरिया रख दिया। चुनाव था 14 में, 2012 में नीतीश कुमार जी ने किया, और हम तो लड़कर के संघर्ष की बुनियाद पर बिहार की जनता ने हमको 3/4 बहुमत दिया है। कोई भावना पैदा कर करके हमने नहीं किया है। हमने सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव की बुनियाद पर हमको जनता ने 3/4 बहुमत दिया। ये देश की संसदीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कोई साधारण जनादेश हमको मिला क्या? हमको ऐसा जनादेश मिला है कि सीट मेरा घटते जाए, लोकप्रियता बढ़ता जाए। हमारा तो जनादेश स्पष्ट है। एनके सिंह साहब, क्या लगता है आपको, तल्खी है नीरज कुमार जी के कर्मों में? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस वो है। ये जो कह रहे हैं नीरज कुमार जी, बहुत अच्छी एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर बिहार को आप गौर से देखें, अभी हाल का ही रिजल्ट देख लीजिए या पहले का भी, तो बीजेपी के वोट्स ट्रांसफरेबल है, लार्ज सेक्शन है जो कि फुल्ली ट्रांसफरेबल है, जबकि नीतीश कुमार जी के जेडीयू का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। तो हमेशा घाटा बीजेपी को होता है और फायदा जेडीयू को होता है। अगर दोनों अलग होते हैं तो भी घाटा जेडीयू को होगा, बीजेपी को उतना घाटा नहीं होगा। फिर एक स्ट्रक्चर पार्टी का कैरेक्टर दूसरा होता है, उसके लिए उसकी वजह से जेडीयू का एक रिकॉग्निशन वाला लेजिटिमेसी बनी, वैधानिकता बनी, जिस बात को शायद नीतीश कुमार जी भूल जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के साथ रहने से लेजिटिमेसी बनती है जो कि उनको मिली है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। मैं दीपक जी मेल इशू पे आता हूं। मुझे याद है कि एक बार संघ के किसी शीर्ष नेता से, जो टॉप के 5 लोगों में से थे, उनसे किसी एक हम लोगों में से ही पत्रकार ने ऐसे ही बातचीत में कहा कि भाई कुछ भी कहिए, आडवाणी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीजेपी को इस लेवल तक लाने में। तो संघ के उस नेता का इमीडिएट जवाब था, और आडवाणी जी को यहां तक लाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? आज जो आप देख रहे हैं आडवाणी जी और मोदी का ये जो प्रकरण आया है, जो कि मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में ट्रेंड्स वो होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। आज जो ये देख रहे हैं आप, ये एक इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस जो संघ के 85 साल के इतिहास में संघ का एरोगेंस है, और दूसरी तरफ रिपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन का रिपेमेंट क्या हो रहा है, यह आडवाणी की प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ संघ की प्रॉब्लम यह है कि आडवाणी को भी हम ही ने क्रिएट किया है। तो ये पैराडॉक्स जो है, इसकी वजह से ये कष्ट है। आप देखें कि किस तरह से आप नितिन गडकरी को संघ लाता है, आडवाणी से पूछा भी नहीं जाता है, और नितिन गडकरी को दोबारा लाने के लिए भी आडवाणी जी से नहीं पूछा जाता। तो लगातार आडवाणी जी को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ संघ के लिए बहुत अच्छा होता कि मोदी और आडवाणी दोनों को एक साथ रख के और ये पूरा का पूरा प्रक्रिया करता, लेकिन मेरे ख्याल से संघ में वो विजडम नहीं था, जिसकी वजह से आडवाणी एक तरफ हो गए, आडवाणी के साथ उनका ग्रुप अलग हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये संघ के लिए बहुत ही मैच्योर, मेरे ख्याल से विजडम नहीं, हालात नहीं थे ऐसे। जी आप फिर से बताएं, आपको नहीं लगता एनके सिंह साहब, विजडम नहीं, हालात नहीं ऐसे थे? मुझे लगता है कि संघ बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा, और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वगैरह है, वैल्यू सिस्टम है। तो हम ये कह सकते हैं कि संघ की नैतिक जिम्मेदारी थी कि आडवाणी जी को उनका ड्यू दे, एक स्ट्रक्चर खड़ा करे जिसमें आडवाणी जी कम से कम डी फैक्टो ना हो तो डी जुरे हो। अगर वो रहते शीर्ष पे और उनसे पूछ के चीजें होती तो शायद बदल जाता, लेकिन वो संघ नहीं कर पाए। ये संघ का बहुत बड़ा फेल्योर हम मानते हैं। चलिए एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या मोदी चुनाव जिता पाएंगे, हाँ नहीं या संभावना है? एनके सिंह साहब। जी हाँ, जिता सकते हैं, एक कंडीशन बस है, बिल्कुल जिता सकते हैं। कांग्रेस बुरी स्थिति में है, मोदी उसको कैश कर सकते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स है। बस एक ही चीज है कि मोदी जब ये कुछ करे तो संघ आसपास भी नजर ना आए। क्या संघ ये कर पाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अफजल साहब, जिता पाएंगे मोदी चुनाव? सिर्फ एक ख्वाब है जिसको देखने का उन्हें हक है। एक ख्वाब है। अश्विनी जी, ये ख्वाब क्या कभी पूरा हो पाएगा? एक लाइन में। देखिए, ख्वाब भारतीय जनता पार्टी का देश के लिए है, यह जरूर पूरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार, तानाशाह का जो इतिहास है, ये पूरे देश को मालूम है, और कमर तोड़ महंगाई, इससे कांग्रेस से त्रस्त होकर के जनता आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ओर मुखातिब है, और अगला शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की ओर। क्या नीरज कुमार जी एनडीए की सरकार बनेगी 2014 में?
एनडीए की सरकार बनेगी 2014 में? 2014 में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, लेकिन उसका पूर्व शर्त है दीपक जी कि गठबंधन को ब्रॉडर कीजिए, लिबरल फेस लाइए, भावना की खेती नहीं बल्कि राजनीति की बुनियाद पर वैकल्पिक नीतियों मतलब नरेंद्र मोदी को मत लाइए। बोलिए, नरेंद्र मोदी को मत लाइए। नीरज जी बोली दीजिए साथ साथ, सही नहीं है देर से जद्दोजहद चल रही है, बोली दीजिए। अरे बिहार के सुशील मोदी जी बिहारी मोदी चले गए। किया हुआ है नरेंद्र मोदी, नाम लेना मना है, नाम लेना मना है। मैं खत्म करूंगा नहीं नाम। चलिए आपके मोदी मंजूर नहीं, ये है आपके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है, और वाकई नाम में बहुत कुछ रखा है। अगर नाम नरेंद्र मोदी का हो। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।